इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया साहब, मैं विनीता यादव की जमानत कराने आई हूँ। चिंगारी, पहले तो अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल ले कि ये तेरा घर नहीं, मेरा पुलिस स्टेशन है। और यहाँ तेज आवाज में बात करने का मतलब मैं तुझे भी हवालात में डाल सकता हूँ। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, ये इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है। अगर विनीता यादव को हवालात से बाहर नहीं किया गया ना, तो जो थोड़ा सा हिला हुआ है ना, पूरा हिला के रख दूंगी मैं। अरे विनीता ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो तूने उसको हवालात में बंद कर रखा है? विनीता को आज की रात हवालात के अंदर ही गुजारनी पड़ेगी। और सुन, उसने कोई मामूली अपराध नहीं किया है, अपने ही पति का सर फोड़ डाला है। उसके ऊपर इतनी खतरनाक धारा लगने वाली है ना कि विनीता यादव की जमानत नहीं होने वाली, समझी? हजारीलाल चौरसिया साहब, रात में किसी भी लड़की या फिर औरत को हवालात में बंद करके नहीं रखा जा सकता। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। तो तू इंस्पेक्टर हजारीलाल चौरसिया को कानून सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, याद दिला रही हूँ जो तुम भूल गए हो। चिंगारी, तूने उस आदमी की हालत नहीं देखी। तुझे पता है इस औरत ने उसे कितनी बेरहमी से मारा है? वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि इस डॉक्टर ने उसे बचा लिया, नहीं तो मर जाता वो। इसने पूरी प्लानिंग कर ली थी उसे मारने की। मांग में चुटकी भर सिंदूर भरवाने की इतनी बड़ी सजा भुगत रही थी, समझे? और वो नीचता की सारी हदें पार कर रहा था। अच्छा चिंगारी, तुम ही बताओ कि कौन कौन सी हदें पार कर दी थी विनीता के पति ने? इसके प्राइवेट पार्ट में बियर और शराब डालता था वो कमीना। सिगरेट से इसके नाजुक अंगों को जलाता था और प्राकृतिक मैथुन करवाता था इसे। और जब ये मना करती थी ना, बेल्ट और डंडों से मारता था ये। एक रात की तो बात है, अपने 2 दोस्तों को लेके आए वो और बोला तुझे खुश करना उन दोनों को। बता, एक बात बता हजारीलाल, ऐसे में कौन सी औरत अपने पति की पूजा करेगी? इसीलिए इसने इसका सर फोड़ा। और कोई दूसरी औरत होती ना तो गला काट देती उसका, समझा? चिंगारी, जो बातें तुम मुझे बता रही हो ना, वो मुझे विनीता भी बता सकती थी ना, लेकिन इसने तो कोई जुबान नहीं खोली। वो जिंदा तो दिख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन अंदर से मर चुकी है बेचारी। उसकी आत्मा मर चुकी है, उसकी चेतना मर चुकी है। अरे शादी के सिर्फ 2 ही साल हुए थे उसके, और 2 साल में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया इसने। जब ऐसी बात थी तो इसने थाने में आके कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा पति मुझे तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है? तुमको ही क्यों बताया? हजारीलाल जी, औरत के दिल में अगर कोई बात घर कर जाती है ना, तो शर्म बेशर्मी का जहर औरत की जिंदगी को खोखला कर देता है। और जो बात इसको अपनी सहेली और भाभी को बतानी चाहिए ना, इसने अपने बाप को बताई थी। और पता है बाप ने क्या बोला? कि बेटा, लड़का कैसा भी हो, तुझे जिंदगी उसी के साथ काटनी है। लड़का है, छोटी मोटी गलतियां कर ही सकता है। और रही बात पुलिस कंप्लेंट ना करने की ना, तो ये जो चिटकुटी चैनल है जो सेकंड हैंड मोबाइल ले गलियों गलियों में घूम रहे हैं, 2-4 हजार व्यूज के लिए किसी को बदनाम के लिए तैयार रहते हैं। और मैंने इसको कितनी बार बोला है कि तू बता तो उस कुत्ते को मैं 1 मिनट में सीधा कर दूंगी, लेकिन हर बार इसने हाथ जोड़ के बोला कि दीदी, जो चीजें पर्दा में ना, कल अगर समाज के बीच में आई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और आज इसका सब्र का बांध टूट गया और इसने उसका सिर फोड़ डाला, समझे? वकील साहब, हम बोल रहे हैं इंस्पेक्टर चौरसिया। अरे चौरसिया साहब, आपने अपने परम शत्रु वकील को कैसे याद कर लिया आज? वकील और इंस्पेक्टर में तो कुत्ते और बिल्लियों जैसा वैर होता है। बताइए कैसे याद किया आपने? वकील साहब, मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा ईमानदार कोई वकील नहीं है, इसलिए मैंने आपको याद किया। इस जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया हजारीलाल जी। वकील साहब, मैं आपको एक केस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कोई भी केस नहीं हारते। फिलहाल तो आप टाइम निकाल कर थाने आ जाइए, क्योंकि एक महिला का केस है, उसको जमानत दिलवानी है। जी ठीक है, आप आ जाओ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। और इंस्पेक्टर, डंडा नीचे रख। तू जानता नहीं है, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और अगर चिंगारी भड़क गई ना, तेरा पूरा खानदान जल के राख हो जाएगा, समझा? ओए, तेरी जैसी चिंगारी को जुत्ती से बुझाती हूँ मैं। सीमा पटेल नाम है मेरा। ए चिंगारी, जब जेल में तेरा तेल निकाला जाएगा ना, जब तुझे पता चलेगा, शायद तुझे सिद्धांत कश्यप के सिद्धांतों के बारे में नहीं पता। एक बार थाने चल, जब तुझे पता चलेगा कि सिद्धांत कश्यप क्या है, समझ गई? ओए सिद्धांतवादी, तूने क्या सोचा? ये हथकड़ी तूने लगाई है? अगर तू ऐसा सोच रहा है ना, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि चिंगारी की मर्जी के बिना ना, चिंगारी को कोई छू भी नहीं सकता। बड़ा घमंड है तुझे अपने ऊपर। सीमा पटेल नाम है मेरा।
तेरी जैसियों की नोक में नकेल डालना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? अब आए ना असली मुद्दे पर। और सुन, मैंने तेरे सारे गुनाहों की लिस्ट बनाकर ना अपने थाने में चिपका रखी है। एक बार थाने चल, मैं तुझे एक एक कर कर तेरे सारे गुनाह गिनवाऊंगा। अगर मैंने चुपचाप ये हथकड़ी लगवा ली ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप थाने चली जाऊंगी। पहले ये बता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया है मुझे? पूरी 25 एफआईआर दर्ज है तेरे खिलाफ। जिन जिन को तूने मारा है ना, और जिनके तूने हाथ पैर तोड़े, उन सब ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है थाने में। समझ गई ना? अब तेरी सारी दादागिरी निकलने वाली है। सीधी तरह चल रही है या फिर पुलिस ये हथकंडा अपनाऊं मैं? अगर पुलिस ये हथकंडे पे आ गई ना तो तू अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी। तू क्या सोच रहा है इंस्पेक्टर? तू चिंगारी को थाने ले जा पाएगा? चिंगारी को चाहने वाले हजारों लाखों में हैं। रास्ता जाम हो जाएगा। फोर्स बुलानी पड़ेगी रास्ता खुलवाने के लिए। सिद्धांत सर, यो चिंगारी तो नेताओं की भाषा में बात कर रही है हमसे। इसकी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। एक बार थाने तो चलने दे इसे, वहीं तेल निकालूंगा तेरा। चल। और इंस्पेक्टर, मेरी बात सुन ले। उसके बाद तू जहां बोलेगा ना, वहां ये चिंगारी जाएगी। और मैंने उन हरामियों के हाथ पांव क्यों तोड़े हैं ना, अगर तेरी बहन, बेटी या फिर बीबी को कोई हरामजादा छेड़े या फिर उसके साथ मनमानी करे तो तू क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? उसके हाथ पांव तोड़ेगा या फिर पूजा की थाली लेके आरती उतारेगा उसकी कि भाई तूने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मैं तेरी आरती उतार रहा हूं? बोल, मारेगा या फिर आरती उतारेगा? कानून किस लिए बना है? कानून से सजा दिलवाऊंगा उसको। वाह वाह इंस्पेक्टर, कानून और कानून के रखवाले। जहां पे वारदात होती है ना, वहां ना तो कानून होता है और ना ही कोई कानून का डर और ना ही कोई कानून का रखवाला। वहां पे होती है डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई लड़की और हवस से भरे सुअर आराम के पिल्ले। उन लोगों को सजा दिलाने के बजाय मैं उन लोगों को यह बोलती कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके पुलिस बुला के लाती हूँ, तब तक मेरा इंतजार करो। नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। वही चीर फाड़ के फैसला कर देती हूँ, इंतजार नहीं करती मैं किसी का, समझे? शायद तुझे कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है चिंगारी। कानून की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है ये चिंगारी। कानून एक मकर जाल की तरह है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं और बड़े जानवर उस कानूनी मकर जाल को तहस नहस करके निकल जाते हैं। और किस कानून की बात कर रहा है इंस्पेक्टर तू? इंस्पेक्टर, बलात्कार की शिकार लड़की जब मर जाती है ना तो पोस्टमार्टम में उसका शरीर को चीर फाड़ दिया जाता है और वहीं पर अगर उसको कर्मी को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना तो उसे पूरा इलाज दिया जाता है, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है और फिर शुरू होता है ये कानूनी नाटक जो कि 10-15 साल लगा ही देता है। और उस बीच में उस शर्मनाक घटना को याद करके लड़की के माँ बाप पल पल रोते हैं, तड़पते हैं। इंस्पेक्टर सिद्धांत कश्यप जिस कानून की बात कर रहा है ना, अगर वो कानून सही तरीके से जांच करवाए तो आधे से ज्यादा बेकसूर जेल में बंद मिलेंगे और कसूरवार बाहर घूम रहे होंगे। इसलिए चिंगारी ने अपनी अदालत बना रखी है, अपना कानून बना रखा है और चिंगारी की अदालत में तारीख नहीं सजा मिलती है, वो भी सजा ऑन द स्पॉट। चिंगारी मरने से नहीं डरती और नहीं मारने से डरती है। चिंगारी सिर्फ डरती है तो हारने से डरती है, समझा? सीमा, मुझे लगता है कि हम किसी गलत घर में आ गए। ये चिंगारी का घर नहीं है, चलो यहां से। सही कह रहे हैं सर आप। मैंने भी किसी से सुना था कि चिंगारी इंदौर चली गई है अपनी गुरु माँ के पास। तुमने एकदम सही सुना, चिंगारी इंदौर में ही है। चलो। दीदी कहाँ चल रहे हैं? यार उस बच्ची को हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। सारा सामान रख दिया ना? हाँ, सारा सामान रख दिया और गाड़ी में अब कुछ रखने की जगह भी नहीं है। और दवाइयाँ रख ली हैं? हाँ। दीदी स्कूटी को रोक दिया। पहलवान, वो देख, लगता है ये दोनों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं। अरे दीदी कहीं घूमने जा रहे होंगे, कहीं दर्शन करने जा रहे होंगे। बेटा, घूमने जाने वाले ना ऐसे रोते नहीं है। वो देख, उसकी माँ कैसे रो रही है। अरे राधिका, अब रोना धोना छोड़ो, जो भी हमारे साथ होगा देखा जाएगा। मेरा मन नहीं कह रहा है जी,
ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक हो रहा है क्या? अरे सब ठीक हो रहा है, मैं हूं ना, चिंता काहे को करती हो? आज इन दोनों को सबक सिखा के दम दूंगा। ओए, जिस पेड़ की छाव में रहकर तुम लोग बड़े हुए हो, उसी पेड़ को काट के सूखने के लिए डालने जा रहे हो तुम लोग। आप गलत समझ रही हैं। ये हम दोनों को छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम दोनों इन दोनों को आश्रम छोड़ने के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ, ये हमें छोड़ने नहीं जा रहे, हम इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। माफ करना मुझे, गलतफहमी में आके मैंने आपके साथ बदतमीजी की। माफ करना मुझे। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और समाज की बिगड़ी सोच को सुधारने का काम करती हूँ मैं। ये मेरा इकलौता बेटा आकाश और ये मेरी बहू आकांक्षा। दरअसल हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी इन दोनों की आंखों में खटक रहे थे, हमारी बहू हमें घर से अलग रहने के लिए कह रही थी। और इससे पहले कि ये हमें अपने घर से अलग करें, हमने इन दोनों को घर से अलग करने का फैसला कर लिया। अरे ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, कमाई सब कुछ मेरा है, और मेरी कमाई पर अगर अपना कोई हक जताए, ये मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल। मम्मी पापा हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। वेरी गुड, तो गाड़ी में बैठो और जाओ। तुम्हारा आश्रम में रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है और वहाँ के इंचार्ज से मेरी बातचीत हो चुकी है। तुम्हें रहने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वाह वाह, बिल्कुल सही फैसला आपका। ये औलादें अपने आप को समझती क्या है और माँ बाप को क्या समझती हैं? बेसहारा या फिर लाचार? अरे नकलमंदों, कौन समझाए कि माँ बाप कभी लाचार और बेसहारा नहीं होते? अरे इन औलादों को माँ बाप के सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ बाप अपने दम पे खड़े होते हैं। ये औलादें जो होती है ना, माँ बाप के बिना एकदम चल भी नहीं सकती और अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। चिंगारी जी, हमारी हिम्मत की दीवारें अभी इतनी जर्जर नहीं हुई कि कोई हमारे जज्बातों की छतों को रौंद कर चला जाए। जिनके चलने के लिए हमने रास्तों से कांटे हटाए, वही हमारी राहों में गड्ढा खोदने चले थे। माँ जी, बिल्कुल सही डिसीजन आपका। इससे बहुतों को सीख मिलेगी कि आजकल बच्चे माँ बाप को आश्रम नहीं भेज रहे, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों को आश्रम भेज रहे हैं। दीदी, इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा के दिखा दिया। सही कह रहा है पहलवान, आज तक तो सबने सीधी गंगा बहती हुई देखी होगी, और इन दोनों ने तो उल्टी गंगा ही बहा दी। मजा आ गया भाई। पापा हमें माफ कर दो, हम वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें सूट नहीं करेगा। अच्छा, तो जो बेटे अपने माँ बाप को आश्रम में भेज देते हैं, उन बेटों को ये समझ नहीं आता क्या कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी उनके माँ बाप को सूट नहीं करेगा? है बेटा, जो डिसीजन मैंने ले लिया है ना, अब मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। गाड़ी में सामान पैक रखा है तुम्हारा, बैठो और फुर हो जाओ। जाओ। और राधिका, आज हम एक बहुत सुंदर सी मूवी देखने के लिए चले हैं और उसके बाद साथ में बैठकर किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना भी खाएंगे। अभी तक हम अपने बच्चों के लिए जीते रहे हैं और अब हम अपने लिए जिएंगे, पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे। राधिका, हाँ। चिंगारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी तरफ से बोली। बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जो पहल की है ना, देखना समाज बहुत हद तक सुधरेगा। और हाँ, आज तक तो माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते हुए देखा होगा ना, इस बार जरा तुम लोग एक्सपीरियंस करके आओ, समझे? चल पहलवान। सबको मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी मैं, कोई जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। सबको मार दूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। दीदी आप चलो यहाँ से, ये औरत मुझे पागल लग रही है, कहीं हमारे पत्थर न मार दे। नहीं साक्षी बेटा, ये औरत पागल कम घायल ज्यादा लग रही है। इसके गम के समंदर की गहराई में उतर के देखने की कोशिश करते हैं कि कितना गम भरा है इसके अंदर। चल तो। दीदी आप ना हर किसी की गहराई नापने लग जाती हो। अभी तो हमें डंडा पड़ा है, अब लग रहा है पत्थर खाने का भी इरादा है। हाँ ना बेटा, देख कितनी दुखी लग रही है। हाँ, आपको ना राह चलते बसोड़ी में टंग अड़ाने की आदत सी पड़ गई है। खैर, आप किसी की बात मानती कहाँ हो जो मेरी मानोगी। अब चलो।
मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारा मैं सर फोड़ दूंगी, मार डालूंगी। जाओ जाओ। अम्मा, मैं आपके बच्चे जैसी हूँ ना। खबरदार, मुझे अगर दोबारा माँ बोला तो आंखें नोच लूंगी मैं तेरी। बड़ा है माँ बोलने वाला। दीदी ये तो बड़ी खूंखार लग रही है, आप चलो यहाँ से, चलो। नहीं साक्षी बेटा, इनको मैं ऐसी हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। अम्मा, आपको भूख या फिर प्यास लगी है क्या? दूर हट, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना मुझे। तू है कौन? क्या नाम है तेरा? अम्मा, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, याद आ गया। मेरा नाम राधा था और मेरे दो बेटे थे, दो बहुएं भी थी और छोटे पोता पोती भी थे और एक मेरी जवान बेटी भी थी। मार डाला मेरे सारे परिवार को, मेरी आंखों के सामने मार डाला। कोई नहीं मुझे, मार डाला सबको। अम्मा, आप कहाँ से आई हैं? रहती कहाँ हैं आप? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? हाँ, याद आ गया। वो पड़ोसी देश है ना, मैं वहाँ की रहने वाली थी। घर के आगे मंदिर बनवाना भारी पड़ गया। मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, काट डाला मेरे बच्चों को। मेरी जवान बेटी की इज्जत मेरी आंखों के सामने लूट ली। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उनको बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। साक्षी बेटा, इनके जैसे ना जाने कितने लोग सीने में दर्द छुपाए हुए तर भटके होंगे पागलों की तरह। अरे कहाँ गया ईश्वर, कहाँ गया अल्लाह? पड़ोसी देश में मेरे जैसे न जाने कितने लोग मार दिए गए, काट दिए गए। अम्मा, यहाँ आप कहाँ रह रही हैं? अरे मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो। अरे क्या कर रही हो यहाँ तुम? चल मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। आप कौन है साहब? जी मैं मेंटल हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। ये भागकर यहाँ आ गई है, मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। बहुत दुखियारी है बेचारी। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं वहाँ नहीं रहूंगी। अरे चल ना। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। साहब, अब ये कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे साथ रहेंगी अब। आपके साथ? हाँ जी। लेकिन आप इन्हें ऐसे साथ नहीं ले जा सकते, इनका नाम हमारे मेंटल हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड है। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चल के आपको कुछ पेपर्स कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटल चल के कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। और अम्मा, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। हाँ, मैं पागल खाने में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। आइए चलिए, मैं कागजी कार्रवाई पूरी कर देती हूँ। आप बेटा। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? एक बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ, दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी, देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ, आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम। लेकिन भैया, कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं ये।
क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, सांस मत ले, क्या लेके घूम रहे? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना है। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है, और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना, तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ पे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना, तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती, तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती, आप क्या करती बताइए? आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी,
चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका, बस एक ही बेटा। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है, दाल में कितना नमक है, और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है, इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी, बस। आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश चट्टान बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब नहीं दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है, छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगे? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए, लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है, तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उनका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज्यादा होगा, कभी तेल ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम से कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में। उसने जानबूझ को तो नमक ज्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए, बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी। वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी, मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी, मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी, गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगी ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगी ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की 4 दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला
तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए, फिर देखिए इस घर में कितनी खुशी आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना, तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ नहीं उठाता ना, तो ज़िंदगी भर इस तरीके से घुट घुट के रहता, और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। अरे क्या ड्रामा मचा रखा है तुम लोगों ने? साथ में नहीं रहता, भागो यहाँ से, छोड़ो, दूसरे को तलाक ले लो। शादी के 10 दिन हुए नहीं है, तुम लोग को तुम्हें शुरू हो गई है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ नहीं रहना। क्या है ये सब? तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। इस जैसे इंसान के साथ रहूं? अरे 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो बड़ा बोलता था कि मुझे खुश रखेगा, रानी बना के रखेगा, और अब देखो रात दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। ऐसे इंसान के साथ थोड़ी ना मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगी। क्यों बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी के पहले की हरकतें शादी के बाद में नहीं सुधर दे रही है? दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर कल रात को किस लड़की का कॉल आया था जो बोल रही थी कि जानू खाना खा लिया, टाइम से घर पहुंच गए? दीदी ये सफेद झूठ बोल रहा है। वो तो कल मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, तब भी देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपके सामने। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? देख सच सच बता, वरना मार मार के तेरा भूत बना दूंगी मैं। क्या चल रहा है सब? दीदी ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, वो सिर्फ मेरे ऑफिस कलीग का फोन था। आपको तो पता है ना, मैं 24/7 ऑफिस में काम करता हूँ। नाइट में भी शिफ्ट होती है, डे में भी शिफ्ट होती है, सारा दिन काम होता है। दीदी उसने सिर्फ इतना बोला था कि तुम घर पहुंच गए, और घर पहुंच गए तो मुझे कॉल कर लेना ताकि कल की मीटिंग सेट हो जाए। बस इतनी ही बात थी दीदी, और इसने शक कर लिया। फिर ये मैसेज क्या है कि जानू घर पहुंच गए ना, फ्री हो कॉल करना? दीदी उसने जानू नहीं लिखा था, तुम सच बताओ, उसने जानू लिखा था क्या? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हो गया, मैसेज तो किया था ना। और दीदी एक बात बताना, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? दीदी उसने सिर्फ कॉल इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। अब ये माजरा समझ आ गया मुझे कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। देखो दीदी, मुझे नहीं पता कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती मैं। वैष्णवी तू बैठ पहले, और तू बैठ। पता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों के बीच में सिर्फ गलत फहमी वाली लड़ाई चल रही है। पता है, शक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। और ऐसे हजारों लाखों घर तबाह हो गए, कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है, और ठीक है किसी कलीग का मैसेज आ भी गया तो इसे क्लियर कर लेती ना। जबरदस्ती से लड़ने की क्या जरूरत थी, शक करने की क्या जरूरत थी? इसने बोला ना, क्लियर किया ना, और तू झूठ बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू नहीं लिखा ना। देख मैं जानती हूँ, जो पत्नियां होती हैं ना अपने पतियों को किसी का शेयर नहीं कर सकती हैं। उसका किसी लड़की के साथ हंस के बात करना भी पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा समझ इस बात को, जब ये बाहर निकले कमाएगा तभी तो घर परिवार का खर्चा चला पाएगा ना। और छोटी छोटी बातों को लेकर क्लियर किया जाता है, शक नहीं किया जाता, समझी? और तू भी एक बात सुन ले, नौकरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी वक्त तेरे कोई सी कलीग तेरे को मैसेज कॉल कर देगी। देख घर परिवार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते बेटा, बहुत समझ बूझ से चला जाता है, समझा ना? और ऐसे कोई भी चीज़ इसके दिमाग में अगर शक घर कर बैठी है ना, तो क्लियर करना। लड़ने झगड़ने से या फिर तलाक लेने से, अलग हो जाने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। 10 दिन हुआ तुम्हारी शादी को, जग को मत हंसवाओ, समझे? वैष्णवी बात समझ इसको। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ही बताओ ना, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, और ऐसे रात रात में लड़कियों का कॉल आता है तो मुझे परेशानी होती है। लेकिन आपने हमें समझाया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।
वरना तो हमारा परिवार बिखर ही जाता। लेकिन आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, अगर कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं इन पे शक नहीं करूंगी, ना इनसे लड़ाई करूंगी, बैठ के इनके साथ क्लियर करूंगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से सब जैसी लाइलाज बीमारी को दूर किया। देखो तुम दोनों की नई नई शादी हुई है ना, एक दूसरे का प्यार साझा करो ना, प्यार बांटो, वक्त गुजारो, बाहर घूमने जाओ। ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, रूठ जाना, फिर खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब गलत है, समझे ना। आगे से मैं सुन ना लूं। और बेटा तुझे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? चल जा मेरे चाय बना के देना। और तू उसके सामने मैंने तुझे डांटा नहीं चाहता, आगे से अगर ऐसी गलती किया ना और तो मारूंगी तुझे, समझा? भाई पहलवान, मजा आ गया, बहुत अच्छी कॉफी बनाई तूने, सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। दीदी मैं तो रोज ही अच्छी बनाता हूँ, आपको पता नहीं, कभी कभी अच्छी लगती है, तो कब रख के आ रहा हूँ दीदी। अच्छा ठीक है, जा रख के। दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी, दीदी हमें बचा लो, हमें बचा लो दीदी, अरे क्या हो गया? दीदी हमें बचा लो। पहले बैठो बैठो बैठो, क्या बात है? कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ हाँ दीदी हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ, क्या हो गया है? हैं? बताओ मुझे। हम दोनों ना भाग कर आए हैं। हाँ दीदी हम दोनों भाग कर क्या आए? भाग कर क्या है? क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? मेरे बारे में कैसे जानते हो तुम लोग? दीदी आपके बारे में कौन नहीं जानता, दीदी आप ही हम दोनों की आखिरी उम्मीद हो। हम बहुत आशा के साथ यहाँ पर आए हैं दीदी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो दीदी। देखो साफ साफ मुझे बात बताओ, बात क्या है? पहलवान बेटा 2 गिलास पानी लेके आ। घबराओ मत तुम लोग, ये लो पानी पियो। अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी कराने के लिए राजी ही नहीं है। मेरे पापा किसी और से मेरी शादी कराना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार की दीदी, बहुत बार बताया, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। अब मैं ठहरी कलेक्टर की बेटी और ये छोटे से किसान का बेटा, मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पापा को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि पापा मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, इसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन अगर पापा की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरे जबरदस्ती किसी और के साथ शादी कराना चाहते हैं। देखो तुम लोग घबराओ मत, अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना घर वालों से बात करना बहुत जरूरी होगा मुझे, तुम्हारे घर वालों से भी और तुम्हारे घर वालों से भी। देखो तुम लोग चिंता मत करो, और समझ ही नहीं आता ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात क्यों लेके आते हैं। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? या फिर तुम्हारे पापा ने जो मिठाइयां बंटवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हैं? बताओ ना, नहीं पूछा था ना? तो फिर ये जब तुम अपना फैसला खुद लेना चाहती हो, बड़ी हो गई हो, बालिक हो, तो फिर इसमें जात कहां से आ गई? देखो बेटा तुम दोनों परेशान मत हो, तुम दोनों घर वालों से बात मैं करूंगी, अगर मुझे जरूरत पड़े ना मैं वहां पे चलूंगी भी, कानपुर मना लूंगी, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सोच समझ के शादी करना, जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चिंगारी की इमेज की बात है, समझे? दीदी मैं भले एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत और लगन से कमाता हूँ, मैं उतने में इसको बहुत खुश रख सकता हूँ दीदी। भैया इतना मत घबराओ, आप दोनों सही हो ना तो चिंगारी दीदी सब सही कर देंगी। सही कह रहा है पहलवान तू, और तुम दोनों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम दोनों के घर वालों से मैं खुद बात करूंगी। नहीं दीदी प्लीज आप ऐसा मत करना, हमारे घर वाले तो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, हम जैसे तैसे बचते बचाते आपके पास आए हैं, अगर आप उनसे बात करोगे ना तो हमारे बारे में उन्हें पता चल जाएगा। तुम दोनों डरो मत, तुम लोग चिंगारी की शरण में आए हो, और चिंगारी के शरण में आए हुए का बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई, समझे? मैं अपने तरीके से बात करूंगा उन दोनों से, ठीक है? तुम लोग परेशान मत हो, शांत हो, रिलैक्स हो जाओ। पहलवान जा चाय लेके आ। मैं हूं ना, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, और तुम दोनों की शादी भी मैं ही करवाऊंगी।
समझे?